नमस्ते सभी दर्शकों। आज मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में आप सबों का सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप सबों के लिए। यह महज डॉक्यूमेंट्री ही नहीं बल्कि आपके जीवन को कैसे और ज्यादा विकसित, आनंदमय बनाए और यह हम भारतवर्ष को भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ाएं, इसके लिए कुछ कदम का यहां मैं जिक्र करूंगा। यहां हमारे परम मित्र ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिथिलेश कुमार राय का यह श्रेय जाता है इस ज्ञान पथ के लिए, ज्ञान पथ के निर्माण के लिए, अवधारणा के लिए। इनके साथ इनकी बहुत बड़ी टीम भी है जो इनके साथ कार्य कर रही है। हम सब ज्ञान पथ यह कोई नई चीज नहीं है। हम सब देखे हैं अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में और यहां तक अपने कार्यस्थलों पर भी कई प्रेरणादायक विचार और उदाहरणों का हम वहां देखते हैं। कई तरह के प्ले कार्ड होते हैं, बोर्ड होते हैं। यह क्यों होता है? ताकि हमारे जो शिक्षार्थियों हैं और कर्मचारी हैं इनको प्रेरित किया जा सके। लेकिन आपने कभी क्या यह सोचा है कि ऐसे प्रेरक उदाहरण हमारे आवासीय स्थानों में क्यों आवश्यक है? हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है मित्रों, यह 3 स्तरों में प्रमुखतः बटा हुआ है। इसकी मानव मस्तिष्क की संरचना और विचारों का गहन प्रभाव होता है और इसके 3 स्तर और उनके क्या कार्य हैं यह सबसे पहले यह जान लेते हैं। सबसे पहला होता है सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यह निर्णय लेने और तर्क करने और तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। उदाहरण आप देख लीजिए कि सदैव सत्य बोलो पढ़कर हम तुरंत सही और गलत पर निर्णय करने लग जाते हैं। दूसरा होता है अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, जिससे हमारी आदतों और भावनाओं का निर्माण करता है। उदाहरण जैसे संघर्ष के बिना सफलता नहीं, पढ़ने से कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखने की आदत विकसित होती है। तीसरा होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। यह अस्थायी विचार और व्यवहार का गठन करता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, गहराई से बचकर निराशा के रूप प्रेरित करता है। जब कोई विचार नियमित रूप से हमारे सचेत मन के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे अचेतन में प्रवेश करता है और अंततः अचेतन मन में जाकर अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। वहां वह विचार समय के साथ हमारे व्यवहार और कर्मों के रूप में प्रकट होता है, जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंकुरित होकर और पौधे का रूप लेता है। हमारे आवासीय क्षेत्रों में इन प्रेरणादायक उदाहरणों की आखिर आवश्यकता क्यों है? हमारे मिथिलेश कुमार राय ने यह ज्ञान पथ की योजना बनाई, इसे एग्जीक्यूट किया। आखिर इसकी क्या जरूरत है? जब हम अपने ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में देख ही रहे तो इसका फायदा यह है कि यदि समाज के निवासी मानवता, देशभक्ति और हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी उन प्रेरणादायक विचारों और उदाहरणों को बार बार देखते हैं, जो कोटेशन को बार बार देखते हैं, तो विचार धीरे धीरे उनके अचेतन और अचेतन मन में बस जाएंगे। इन विचारों का प्रभाव उनके आचरण और कार्यों में परिलक्षित होगा। ये कोटेशन जो हैं हम जैसे नागरिकों को बेहतर व्यक्तित्व और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। देशभक्ति का जज्बा और हमारी संस्कृति विरासत का सम्मान उनकी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। यही विचार और कर्म एक विकसित और आनंदमय भारत की ओर ले जाएंगे।
आवासीय क्षेत्रों में प्रेरणादायक उदाहरणों का प्रदर्शन समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित होगा। ये उदाहरण न केवल नागरिकों का चरित्र निर्माण करेंगे, बल्कि उन्हें जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनाने में भी मदद करेंगे। इसी से भारत को विकसित और आनंदमय राष्ट्र में परिवर्तित किया जा सकता है। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। यह ज्ञान, प्रेरणा और उदाहरणों के माध्यम से जीवन को आलोकित करने का मार्ग है ज्ञान पथ। यहां प्रेरणादायक विचारों का बीज रूपी प्रभाव आप पर पड़ेगा। जैसा हम सोचते हैं ऐसा बनते हैं। आज हम प्रमुखतः बात करने जा रहे हैं उस विकसित एवं आनंदमय भारत हेतु हमारे जो बढ़ते कदम हैं, और हम सब के लिए यह एक प्रेरणादायक यह वीडियो लिविंग हैप्पीली की ओर से प्रस्तुति है, परंतु यह हम सब के लिए न कि डॉक्यूमेंट्री है, बल्कि यह एक प्रेरक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में भी काम करेगा। मित्रों, इस संपूर्ण घटनाक्रम को आयोजन में हमारे श्री मिथिलेश कुमार राय तो हैं ही, इनके साथ इनके डिजिटल सहयोगी हमारे भू गौरव का उनके प्रधान संस्थापक एसपी भारद्वाज जी हैं, जो डिजिटल सपोर्ट किए हैं। यहां तमाम किस्म के आपको मिलेंगे, जहां की आप देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के आज 77 वर्ष हो गए हैं, जिसमें हमने कई अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। यह यात्रा संघर्ष और उपलब्धियों का संगम है, जो कि विकसित और आनंदमय भारत केवल अधिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक सामाजिक संतुलन का भी आह्वान है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, हमारे विज्ञान में हुई प्रगति है, संस्कृति की धरोहर है। ये तमाम चीज आप यहां पर देखेंगे अलग अलग। यहां हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, सांस्कृतिक समृद्धि की, सामूहिक खुशी का विकास करेंगे। ये धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रेरणादायक स्वर के रूप में उभरेंगे, जो राष्ट्र की प्रगति को भावना को दर्शाता है। अब मैं बात करूंगा ज्ञान पथ का ढांचा ये क्या है। तो यहां हमें यह देखना है कि कई भाषा, यहां मैं ट्राइलिंगुअल में, यहां जो हमारे कमिटी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सारों ने यह निर्णय लिया कि यहां ट्राइलिंगुअल यानी कि पहला जो यहां का प्रादेशिक भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, यह होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे और संस्कृत भी होंगे। यानी कि 4 भाषा का संगम यहां आप ज्ञान पथ के हर बोर्ड में देखने जा रहे हैं। इसका संदेश क्या है? अपनी पहचान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे आम नागरिक तक पहुंचा सकें, अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, जिसमें लोक कथाएं हों, हमारी परंपराएं हों और स्थानीय ज्ञान को संरक्षित करने का यह कार्य करता है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा मानी जाती है और विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच संवाद का माध्यम भी होता है। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, जो कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आधुनिक ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे विज्ञान और व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका को और भी सशक्त बनाता है। संस्कृत, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार है। जो भी श्लोक है, जैसे सत्यम वद, धर्मचर, आपको जो ज्ञान पथ में ये सब दिखेंगे, आपको अर्थ क्या है? सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। यह अगर बार बार आप देख रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में रजिस्टर होगा, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस और फिर अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली अपना जगह बना लेगा, जो कि हमारे नैतिकता और आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करते रहेगा। अगर अभी तक
आपने हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, विनम्र निवेदन करता हूं आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन करने से इस चैनल को और भी ज्यादा ग्रो करने का मौका मिलता है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको बेहतर लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। आप कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि लिविंग हैप्पीली के द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप हमारे साथ अपडेट रह सके। यहां हम देखेंगे कि यह जो ज्ञान पथ है, ज्ञान पथ किस तरह से हमारे स्थानीय जो विधायक हैं श्री मुनिराजू, इनकी उपस्थिति ने इसमें चार चांद लगा दिया। आप यहां देखेंगे कि किस प्रकार इसे बिल्कुल औपचारिक रूप से बनाया गया ज्ञान पथ का उद्घाटन, जो कि हम आज के इस वीडियो में इसी चीज को कवर करने जा रहे हैं कि इसी प्रकार की योजनाएं अगर हम स्वयं प्रेरित हों, अपने इलाका में, अपने लोकेलिटी में, अपनी जगह में करें तो किस प्रकार हम सब लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए यहां ज्ञानपथ, हमारे सभी स्थानीय जो रेजिडेंट हैं, ये सब हमारे कॉलोनी के लोग हैं, आए, ये सब प्रेरित हुए, यहां ज्ञान पथ के लाभ लेने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए यहां आए। यहां अलग अलग बोर्ड लगाए गए हैं, बोर्ड के बारे में मैं विस्तार में बात करूंगा। यहां आप कार्यक्रम की एक ढांचा देख सकते हैं कि किस प्रकार इसे सभी लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, और इसके साथ ही सब एक दूसरे को साथ रहकर इस ज्ञान पथ के स्कीम को सराहना किया। और मुझे लगा कि लिविंग हैप्पीली में एक सजगता के लिए मैं स्वयं काम करते रहता हूं, तो आप सबों को सजग बनाऊं, दिखाऊं कि किस प्रकार की कार्यक्रम चल रहा है। यह ज्ञान पथ बेंगलोर के अब्बीगेरे इलाका में हुआ है। इसी प्रकार का आप अपने इलाका में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, हमारे मिथिलेश कुमार राय जी हैं, जो कंप्लीट के पीछे उनकी ही अवधारणा है, उनके टीम की है, भू ग्लोबल की है, और हमारे कमेटी के तमाम सदस्य हैं जो इन्हें कितने परिश्रम से काफी धनराशि इकट्ठा करके इन्होंने यह कार्यान्वयन किया, जो कि हम सबों के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने जा रहा है। यहां मैं विस्तार में एक एक जो आप उदाहरण देख रहे हैं, कोटेशन देख रहे हैं, आप यहां देख रहे होंगे कि पहले कन्नड़ा में है, जो चूंकि यह बेंगलोर के शहर में है तो यहां की प्रादेशिक भाषा कन्नड़ा है, तो कन्नड़ा को सबसे पहले रखा गया है, उसके बाद हिंदी है और उसके बाद इंग्लिश है, ताकि यह भारत के हर नागरिक को कहीं न कहीं टच करे, समझने के लिए ट्राइलिंगुअल रखा गया है, जहां की प्रादेशिक भाषा को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है, क्योंकि प्रादेशिक जिस प्रदेश में रहते हैं वहां की संस्कृति का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और भारत में है तो हिंदी तो हमारी है ही, और इंटरनेशनल लोग भी अगर इस वीडियो को देखें, समझ सकें, तो यहां इंग्लिश भी रखा गया है। आपको मैं सारे जितने हैं 9 हैं, ऑल द 9 का मैं विस्तार में चर्चा करने जा रहा हूं। तत्काल आपको मैं सिर्फ एक झांकी के रूप में दिखा दे रहा हूं कि यहां देखिए किस प्रकार की बोर्ड, मेटालिक बोर्ड लगाई गई है, जो कि वेदर प्रूफ है, डिजिटल डिजाइन, ये सब भू गौरव के द्वारा, भू ग्लोबल के द्वारा किया गया है, हमारे एसपी भारद्वाज जी ने किया है। मैं डिटेल में अभी दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आपको धैर्य रखने की जरूरत होगी। इसके साथ ही जो हमारी अगली कार्रवाई हुई, प्लांटेशन, वृक्षारोपण, और यह आर्थिक समृद्धि के लिए था। यहां हम किसान, श्रमिक और अन्य कई सेवक पेड़ लगाते हैं। एक छोटे पौधे को बढ़ते हुए पेड़ के रूप में जब आप देखते हैं, समय चक्र को देखते हैं, और यह वृक्ष के कारण ही वर्षा और नदियों में पानी भी बढ़ता है। यह वृक्ष केवल पर्यावरणीय संतुलन ही नहीं
बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे कई प्रकार के पर्यावरणीय संकटों का समाधान भी इन वृक्षों के माध्यम से हमें मिलता है। जल स्रोतों का पुनर्जीवन होता है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किया जा सकता है और स्थानीय रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। एक पेड़ कई फायदे देते हैं। हमारे लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वायु की शुद्धिकरण करता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। प्रकृति की आवाजों को सुनने के लिए हम पंछियों के लिए, छोटे छोटे चिड़ियों के लिए जगह देते हैं। यह वृक्ष पर ही रहती हैं। उनकी चहचहाट से जो संगीत मिलता है, और इन वृक्षों से आध्यात्मिक जीवन का भी संदेश मिलता है। वृक्षों से जीवन के सबक मिलते हैं। क्या सबक हैं? तो क्षमा, चोट सहकर भी हमें सेवा करना है, नम्रता, बाप बनने पर भी झुककर सहारा देना, अपने लिए कम, समाज के लिए अधिक, इस त्याग की भावना, त्याग और उदारता की भावना प्रकृति से जुड़ाव देता है, आध्यात्मिकता और मानवीयता की खोज के लिए। धरती पर व्यक्ति की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। ये हमारे महात्मा गांधी का संदेश है। हम आगे बढ़ते हुए यहां आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारे वॉलंटियर और स्वयं मिथिलेश कुमार राय और उनके पूरे टीम किस प्रकार वृक्षारोपण में अपने तन, मन, धन से लगे हैं। इसमें आप देखिए, यहां देखिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर दे रही हैं। इन्हें पता है कि हम सब सही रहेंगे, हम सब आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो वृक्ष हैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अगर हम इन वृक्षों का ध्यान दें, अपने पर्यावरण का ध्यान दें, तो हम स्वयं, पर्यावरण हमारी ध्यान रख लेगी। पर हमारे समाज में ऐसी परंपरा है कि हम स्वयं अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, और इन परंपराओं को, इन पर्यावरण के रखवाली के लिए जो किया जा सके, इसमें कहीं न कहीं कोताही हो जाती है, चूक हो जाती है, कमी हो जाती है। और इसी के लिए आज का यह वीडियो समर्पित है कि हमें वृक्षारोपण करें, तब हम इस वृक्षारोपण के माध्यम से भी हम विकसित और आनंदमय भारत का संकल्प को पूरा कर सकते हैं। यहां संदेश है, पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम सब, अनंत लाभ है, हम सब जानते हैं। हम सब भी पर्यावरण, इस प्रकृति का ही हिस्सा है। और अगर भारत को विकसित और आनंदमय बनाना चाहते हैं, जो कि आज का प्रमुख विषय है, केंद्रीय भाव है मेरे संपूर्ण वीडियो का, तो इसके लिए बिना वृक्ष लगाए, बिना वृक्षारोपण के यह संभव नहीं हो सकता। और यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी हो जाती है। यह न केवल एक व्यक्तिगत प्रयास है, बल्कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। जहां कहीं भी आपको मौका लगे, अगर अपने जमीन के भूखंड पर भी लगे कि कोई वृक्षारोपण कर सके, वृक्ष लगा सके किनारे में, तो आप जरूर लगाएं। जो कि न कि आपको ऊर्जावान रखेगा यह वृक्ष, आप यह समझें कि राष्ट्रभक्ति के लिए भी यह आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि वह वृक्ष लगाकर न कि आप अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि आप राष्ट्र की सेवा कर भी रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्र के पर्यावरण की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पर्यावरण के लिए होते हैं, यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिथिलेश कुमार राय सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे एक्टिविटीज को। इनकी ही परिकल्पना है, जो कि आज इस ज्ञान पथ के रूप में परिणत हुआ। अपने पूरे समाज को इन्होंने प्रेरित किया, सबने सहयोग किया, सब इनके विचार से सहमत हुए। यहाँ महिला में भी देख सकते हैं किशोरी वंदना दीदी हैं, जो कि हर कार्यों में योग, अध्यात्म और यहाँ जो सोशल कार्य है ज्ञान पथ, इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। यहाँ देखिए बड़े बड़े वृक्ष आज ये पौधे के रूप में आपको दिख रहे हैं। कुछ वर्षों बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार वास्तविक रूप से हमारे समाज को लाभ पहुंचा रहा है।
इसके बाद मैं बात करूंगा कि इस विकसित और आनंदमय भारत का जो संकल्प है ये क्या है। तो यहां आपको मैं बताऊं कि हम सबको पर्यावरण की रक्षा करना है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को यहां सम्मानित भी किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देंगे, मानवीय मूल्यों को पालन करेंगे, भारत को विकसित और आनंदमय बनाएंगे। ये तमाम हमारे संकल्प हैं। यह प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। संकल्प पहले हम कर लें। अब मैं आपके साथ पढ़ूंगा संकल्प, और मुझे विश्वास है आप भी संकल्प पढ़ें। विकसित और आनंदमय भारत के लिए 5 संकल्प मात्र हैं। पहला है, मैं आजीवन सीखने और चरित्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं ज्ञान और नैतिकता में निरंतर वृद्धि के लिए प्रयास करूंगा। अपने कला, कौशल, मूल्यों से एक आत्मनिर्भर और सुदृढ़ भारत के निर्माण में योगदान दूंगा। दूसरा है, मैं अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करूंगा। मैं भारत की समृद्धि, इस समृद्ध परंपराओं, भाषाओं और कलाओं का उत्सव मनाऊंगा, ताकि हमारी विरासत की भावना आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। तीसरा है, मैं एकता और सभी के प्रति सम्मान को बढ़ावा दूंगा। मैं सभी पृष्ठभूमियों में और विश्वासों के लोगों का सम्मान करूंगा। हमारे देश की विविधता में एकता को अपनाकर राष्ट्र के बंधनों को मजबूत बनाऊंगा। मैं समाज की सेवा और उत्थान करूंगा। मैं जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपना समय समर्पित करूंगा। समानता को बढ़ावा दूंगा और ऐसा समाज बनाऊंगा जहां सभी प्रगति कर सकें। मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा ताकि भारत सतत विकास की ओर बढ़े। मैं पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाऊंगा और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करूंगा, ताकि सभी के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह संकल्प एक समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सुदृढ़ मूल्यों पर आधारित भारत के निर्माण में योगदान देंगे। यह संकल्प है। हम सब ने संकल्प ले लिया है। यहां आप देख रहे हैं हमारे कमेटी के सारे सदस्य संकल्प ले रहे हैं, और आपने भी हमारे साथ संकल्प लिया। संकल्प के बाद मानव उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र जो विशेष योगदान देने वाले हैं दिए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और सामूहिक प्रयास जो है इसको प्रोत्साहन देना है। यह प्रमाण पत्र मुख्यतः उन लोगों के प्रयासों की मान्यता है जिन्होंने विकसित और आनंदमय भारत में योगदान दिया है किसी न किसी रूप में। नई पीढ़ी को प्रेरित करने और सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने का यह माध्यम है। प्रेरणादायक विचारों का एक बीज रूपी प्रभाव होता है। यहां आप देखिए इन सबको मिला है। यहां एक एक कर हमारे इस घटनाक्रम के, इस सत्र के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्री मुनि राजू जी हैं। ये सबको, और इसके साथ हमारे ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिथिलेश कुमार राय जो इसके ऑल इन ऑल हैं, ये वितरण कर रहे हैं यहाँ सबको। यहाँ किशोरी वंदना दीदी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी तरह से सभी पुरुषों, सभी महिलाओं जो कुछ न कुछ योगदान दिए हैं, इन सब को यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, जो कि इनको प्रेरित करेगा वृक्षारोपण के लिए, इस भारत को आनंदमय और विकसित बनाने की ओर। आप यहां देखिए कि ज्ञान पथ के पास यहां फोटोग्राफिंग किया गया है और सबको वितरित किया गया है सर्टिफिकेट। कई लोगों को घर जाकर भी उन्हें दिया गया है। तो इस तरह से यह
क्रियाकलाप हुआ है हमारे ज्ञान पथ में। यह है हमारे एसपी भारद्वाज जी, जो कि डिजिटली डिजाइन किए हैं इन सभी कार्ड्स को, बोर्ड को लगवाने में काफ़ी मदद किए हैं। बैकग्राउंड में रहते हैं लेकिन काफ़ी मददगार हैं हमारे ज्ञान पथ के लिए। इनकी एक अहम भूमिका है ज्ञान पथ आज अगर इस रूप में आया है तो। और अब मैं ले चलता हूं आपको यह बताऊं कि ये प्रेरणादायक विचार जो हैं, जो आज आप देख पा रहे हैं इन कार्ड्स के रूप में, ज्ञान पथ के रूप में, आखिर यह किस प्रकार हमें लाभ करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो है एक बीज रूपी प्रभाव देगा मित्रों। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, महात्मा गांधी का कोटेशन है। और आवासीय क्षेत्रों में जो प्रेरणादायक उदाहरणों की आवश्यकता है, आधुनिक जीवन शैली और तनाव का जो प्रबंधन है, हम कितने तनाव से ग्रस्त हैं आजकल, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, इन सब की प्रबंधन में भी यह ज्ञान पथ मददगार साबित होगा। यह समय भी बीत जाएगा और कई जैसे तमाम उदाहरण हैं जो कि हमें कठिन समय में धैर्य और सहन शक्ति बढ़ाते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन में कई उदाहरण, ऐसे कोटेशन बड़े बड़े महापुरुषों के सुने होंगे, देखे होंगे। मैं कुछ का उदाहरण यहां एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप भी प्रेरित हों और अपने लोकेलिटी में इसी प्रकार की कार्रवाई कर सके। तो समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा के लिए है कि बच्चों के लिए खासकर ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, जो कि शिक्षा के महत्व को सिखाता है। और युवाओं के लिए ले लीजिए तो सपनों का पीछा करो, चेज योर ड्रीम, क्योंकि वे आपके उद्देश्य के संकेत हैं। और अगर बुजुर्गों के लिए ले लीजिए तो जीवन जो है यह अनुभवों का एक संग्रह है। अनुभवों को, पूंजी को सराहना देने के लिए यह प्रेरित करता है। और यही हम देखें अगर कोटेशन, तो स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए तो एकता में शक्ति है। जैसे उदाहरण हमारी सामूहिकता और सौहार्द को प्रोत्साहित करते हैं। इन प्रेरणादायक उदाहरणों का व्यवहारिक परिणाम और प्रभाव भी है। अगर व्यक्तिगत विकास पर लें तो आपकी सीमा केवल आपकी सोच है, सीमित विचारों, हमारे सीमित विचार, कई लोग हैं बहुत ही कम ही सोचते हैं, ज्यादा सोच ही नहीं पाते, तो इस सीमित विचार से बाहर निकलने में मदद करता है। इसी प्रकार मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप भी इन तरह के उदाहरणों को अपने आसपास लिखें, डिस्प्ले करें और मुख्यतः आचरण में भी लाने का प्रयास करें। अगर सामूहिक सद्भाव से प्रेरित उदाहरण की बात करूं तो पड़ोसी सबसे बड़ा मित्र है। जैसे विचार हमें आपसी सहयोग बढ़ाते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान करने वाले जो हैं, स्वच्छता ही सेवा है जैसे उदाहरण हम आम नागरिकों को जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इन प्रेरणादायक उदाहरणों का विशेष महत्व और एक उपयोगिता है, यह हमें समस्याओं के समाधान में भी मदद करता है। जैसे चिंता चिता समान है, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा देता है। हारना अस्थायी है और हार मान लेना अस्थायी है। असफलताओं के लड़ने का हिम्मत यह बढ़ाता है मित्रों। हमारे नैतिक मूल्यों का विकास के लिए भी कई उदाहरण हैं। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह हमें नैतिकता का महत्व सिखाता है। सद्भाव में ही शांति है, सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो अतीत से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य की योजना बनाएं, भारतीय परंपराओं को दर्शाता है। इन प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे हम नागरिक जागरूकता कर सकते हैं, आपका अधिकार आपकी जिम्मेदारी है, इन कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, जहां सफाई वहां सेहत, पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ आदि तमाम ऐसे उदाहरण हैं मित्रों जो मैं आपको आज
छोटे से उदाहरण बता रहा हूं। अगर राष्ट्र निर्माण के लिए आप चाहते हैं तो हम सब एक हैं। विचार हमारे एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करते हैं। अब मैं यहां मूलतः अपने बोर्ड नंबर 1 पर आ जाता हूं, जो कि है ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। कन्नड़ा में भी है, द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज लाइज इन प्रैक्टिस। अर्थ है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही मूल्य तभी है जब उसे अपने जीवन में आचरण में के रूप में उतारा जाए। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य हमारी सोच, व्यवहार और कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि हम ज्ञान प्राप्त कर भी लें लेकिन उसे अपने जीवन में लागू न करें तो वह निष्क्रिय रह जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ा ज्ञान रखता है लेकिन उसे अपने खान पान और जीवन शैली में लागू नहीं करता तो वह ज्ञान उसके लिए बेकार है। इसलिए ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह व्यवहार में झलके और समाज व स्वयं के लिए जीवन सुधार में सहायक हो। अगला कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सारे लोग देख रहे हैं, इससे अवसरण करने जा रहे हैं, आप देख पाएंगे। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। लर्न एज लॉन्ग एज यू लिव, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अर्थ है कि जीवन भर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ज्ञान और अनुभव का कोई सीमा नहीं होती। हर उम्र में हम नई बातें सीख सकते हैं। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसका मतलब यह है कि हमारे अनुभव ही हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। किताब, शिक्षा और अन्य स्रोत हमें सिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में मिली सीख और अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सबसे प्रभावी और अस्थायी होता है। उदाहरण स्वरूप आप देखें कि अगर हम एक गलती करते हैं तो वह गलती हमें ऐसा अनुभव देती है जो हमें भविष्य में वही गलती दोहराने से बचाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अनुभवों को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में बेहतर बनने में मदद करता है। अगला देखिए, तीसरा कार्ड है, खुद को पहचानना सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर दिस वर्ल्ड। जो आप संसार को दे सकते हैं, इसका गहरा तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान और आत्मबोध मानव जीवन का सबसे उच्च लक्ष्य है। जब कोई व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तो वह दुनिया को सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। आत्मज्ञान का महत्व क्या है? जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है, अपने उद्देश्य, क्षमताओं और कमजोरियों को जानता है, तब वह संतुलित, शांत और सशक्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान उसे सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज और संसार को भी लाभ होता है। यह ज्ञान और संघर्ष क्या है? तो अधिकांश संघर्ष और समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने सच्चे स्वभाव को समझ ही नहीं पाते। खुद को न पहचानने की स्थिति में हम अक्सर भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, कन्फ्लिक्ट में रहते हैं और हमारी सोच व कार्य दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहां सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो जब आप स्वयं के अंदर शांति और संतोष प्राप्त कर लेते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं और आपका व्यवहार, आपका विचार, आपके कार्य करने की तरीका दूसरे को भी प्रेरित करने लगता है।
हमें व्यवहार में लागू करना है। उदाहरण के लिए जैसे आप एक शिक्षक का ले लें जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वह न केवल विषय पढ़ाएगा बल्कि छात्रों को भी उनकी क्षमताओं को पहचानने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। खुद को पहचानना और आत्मज्ञान प्राप्त करना सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह एक सामूहिक योगदान भी है। आत्मज्ञान से जन्मी शांति और समझ दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाने में सहायक होती है और यही कारण है कि इसे संसार का सबसे बड़ी सेवा कहा गया। खुद को पहचानना सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। यह उदाहरण से मैं समझूं, थोड़ा सा आपको विस्तार में ले चलता हूं। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में आत्मचिंतन और सत्य की खोज की। उन्होंने अपने मूल्यों, जो दो मूल्य थे, सत्य और अहिंसा, को पहचाना और अपने जीवन में उतारा। गांधी जी ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना और समाज को सच्चाई और अहिंसा का मार्ग दिखाना है। आत्मज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका अहिंसा का संदेश न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बना। आप दूसरा उदाहरण माता टेरेसा का भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने अंदर की करुणा और दूसरे की सेवा करने की जो गहरी इच्छा को पहचाना। उन्होंने जाना कि उनका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना है। अपनी पहचान के आधार पर उन्होंने अपना जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में समर्पित किया। उनके कार्यों ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। अंत में एक मैं शिक्षक का उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा कि मान लीजिए कि एक शिक्षक को एहसास होता है कि उसकी असली ताकत छात्रों को सही दिशा में प्रेरित करना है। वो जानते हैं कि वह केवल किताब पढ़ाने के बजाय छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वह न केवल विषयों को शिक्षा देते हैं बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी और समाज का अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इससे उसके छात्र में पूरे समाज के लिए लाभकारी बन पाते हैं। आप कहेंगे कि कैसे यह सेवा है आत्म पहचान? तो जब कोई व्यक्ति खुद को पहचानता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, फैलती है और उसकी जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, समस्याओं का समाधान करता है। अपनी ताकत और उद्देश्य के कारण वह दुनिया में बेहतर योगदान कर सकता है, वैल्यू ट्रांसफर कर सकता है, लोगों को प्रेरित करता है। आत्म साक्षात्कार का प्रकाश दूसरे को भी जागरूक करता है। तो हमने आज इस कोटेशन में देखा, तीसरे कोटेशन में हमने महात्मा गांधी, माता टेरेसा और एक साधारण शिक्षक का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कि यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति खुद को पहचानता है और अपने उद्देश्य को जीवन में लागू करता है तो यह पूरी दुनिया के लिए सेवा का सबसे बड़ा कार्य बन जाता है। मैं चौथे कोटेशन में आपको ले चलूं, वह बदलाव खुद बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यूजुअली हम देखते हैं अपने समाज में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसी पर यह टारगेटेड है। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थ यहां यह है कि यदि आप दुनिया में किसी सकारात्मक बदलाव की इच्छा रखते हैं, विल रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अपने आप से करें। समाज में बदलाव लाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने विचारों और कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अपने आचरण से हम प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरे को उपदेश देना या उनसे बदलाव की उम्मीद के बजाय यदि हम स्वयं उस बदलाव को अपनाते हैं तो यह अधिक प्रभावी होगा और लोग हमारे कार्यों से प्रेरित होकर हमारे द्वारा चाहा गया बदलाव स्वीकार कर सकते हैं।
स्वयं की जिम्मेवारी भी हमें समझना पड़ेगा। यह बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत खुद से करने का अर्थ यह है यहां कि हम समाज की समस्याओं को हल करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, यथासंभव जो भी हो सके यह कार्य करेंगे। यहां भी मैं महात्मा गांधी का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि गांधी जी चाहते थे कि भारत के लोग ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्त्र अपनाएं। हम सब यह जानते हैं तथ्य। उन्होंने खुद खादी का वस्त्र पहनना शुरू किया और चरखे पर सूत काटकर लोगों को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। बदलाव क्या आया? तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करने लगे। खुद बने बदलाव कैसे? उन्होंने खुद पहले खादी पहनना शुरू किया और दूसरे को भी प्रेरित किया। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लागू है। यदि हम चाहते हैं कि लोग पर्यावरण को साफ करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, मैं थोड़ा सा व्यवहारिक बना रहा हूं इस वीडियो को, तो इसकी शुरुआत खुद से करें। प्लास्टिक के उपयोग को रोकना और कचरा प्रबंधन हम स्वयं प्रारंभ कर सकते हैं अपने लोकेलिटी में। खुद कपड़े के थैले का प्रयोग करें, पॉलीथीन पर डिपेंडेंट ना हो। कचरे को अलग अलग डालें, सेग्रीगेटेड तरीके से, तीन जगह आप सेग्रीगेट करें और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और फिर परिणाम देखेंगे कि हमारे आचरण से लोग सीखेंगे और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होंगे। शिक्षा और समानता में भी आप देख सकते हैं कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हम अगर समाज में समानता चाहते हैं तो यह दिखाने के लिए भी हमें स्वयं में पहल करने की जरूरत है। जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा में हम मदद कर सकते हैं। हम खुद एक गरीब बच्चे को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं जिससे दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हम अपने वर्किंग प्लेस पर भी ईमानदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे वर्किंग प्लेस में, जो हमारे कार्यस्थल हैं, इस पर लोग ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, तो खुद ऐसा करें। मैं खुद ऐसा प्रारंभ करूंगा और फिर बदलाव जो पाएंगे ईमानदार और मेहनती कार्य संस्कृति बन जाएगी, हमारी कल्चर ऐसे बनेगी। तो हमें खुद बदलाव का हिस्सा बनना है, बिना किसी अनुचित साधन, रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना, अनुचित साधन का उपयोग किए बिना अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो है हम कर सकते हैं। यहां आप यही देखेंगे प्रमुखता कि वह बदलाव खुद बने। यह प्रेरणा देता है कि समाज में बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत हम स्वयं से करें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर हम दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। अपने उदाहरण से आप इस दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना आप देखते हैं। तो यह तो चौथा था ज्ञान पथ का। मैं आपको पांचवा की ओर ले जाता हूं। धर्म मनुष्य में पहले से मौजूद देवत्व की अभिव्यक्ति है। रिलीजन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी। अर्थ है कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपे हुए दिव्य गुणों जैसे सत्य, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता को जागृत करना और उन्हें व्यक्त करना है। यह केवल बाहरी नियमों या अनुष्ठानों का पालन नहीं करती है, बल्कि अपने भीतर मौजूद अच्छाई और उच्च नैतिक मूल्यों को प्रकट करना है। धर्म का आंतरिक स्वरूप क्या होगा? तो धर्म जो हम मानते हैं, यह धर्म बाहरी आडंबर या कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। लोग इसे अलग अलग परिभाषित करते हैं। इसका असली स्वरूप मनुष्य के भीतर, हमारे भीतर छिपे दिव्य गुणों को प्रकट करना है, ना कि उन कर्म कांडों में, दकियानुसी में, उन अंधविश्वासों में फंसकर रह जाना है। यह धर्म हमें आत्मज्ञान, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आप पूछेंगे कि देवत्व क्या है? तो इसका अर्थ हर मनुष्य में दिव्यता का बीज पहले से ही मौजूद है।
हम सब में दिव्यता है। धर्म उसे पहचानने और जीवन में लागू करने का साधन मात्र है। यह एक मीडिया बन जाता है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने कार्यों के माध्यम से अच्छाई को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मैं यहां उदाहरण प्रस्तुत करूं स्वामी विवेकानंद का विचार, तो हर आत्मा ईश्वर से संबंधित है। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य इस दिव्यता को पहचानना और अपने जीवन में प्रकट करना है। उन्होंने मानव सेवा को धर्म की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति माना। उन्होंने कहा, जो दूसरे की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा और सेवा के माध्यम से इस दिव्यता को प्रकट किया। अगर महात्मा गांधी का आप लेंगे संदेश सत्य और अहिंसा, तो इन्होंने धर्म को सत्य और अहिंसा के रूप में देखा। उनके जीवन का हर कार्य, जैसे सत्य के लिए संघर्ष और हिंसा का त्याग, उनके भीतर मौजूद दिव्यता की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों के प्रति प्रेम, सही सुन्नता और करुणा को व्यवहार में उतारना है। एक साधारण उदाहरण ले लें कि मान लीजिए एक व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को अपने जीवन में अपनाता है। वह दूसरे की मदद करता है, जो कि एक देवत्व की अभिव्यक्ति हो जाएगी। झूठ नहीं बोलता और हर किसी के साथ समानता का व्यवहार करता है। यह उसके भीतर मौजूद दिव्य गुणों का प्रकटीकरण है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करता है, भले ही वह कोई कर्मकांड न करे। गुरु नानक की शिक्षण की अगर बात करें, तो इन्होंने सिख धर्म में कहा कि ईश्वर हर इंसान के भीतर है। उनका संदेश था कि ईमानदारी से काम करना, दूसरे की मदद करना और सच्चाई पर चलना ही धर्म है। उन्होंने खुद, गुरु नानक ने स्वयं ऐसा जीवन जिया जो और लोगों को इसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिया। तो यहां पांचवें ज्ञान पथ के पांचवें संदेश में आप देखेंगे कि धर्म का असली उद्देश्य को बताया गया है, जो मनुष्य के भीतर मौजूद देवत्व को पहचानना और उसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में व्यक्त करना है। हम जब सत्य, प्रेम, करुणा और समानता जैसे गुणों को अपनाते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करते हैं और तभी हम धार्मिक होते हैं। यह बाहरी रीति रिवाजों से अधिक आंतरिक जागरूकता और नैतिक आचरण पर आधारित है। तो यहां आप धर्म की परिभाषा संक्षेप में पा सकते हैं 5वां कार्ड में। मैं अब ले चलूंगा आपको छठे की ओर, जहां वास्तविक शिक्षा वह है जो अपने को सुधारना और दूसरे को संभालना सिखाए। रियल एजुकेशन इज दैट विच टीचेज यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। अर्थ यह है कि सच्ची शिक्षा केवल जानकारी देने या डिग्री प्राप्त करने, सर्टिफिकेट प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। इसका मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्म सुधार के लिए प्रेरित करना और समाज में दूसरों की भलाई के लिए योगदान करने योग्य बनाना है। आत्म सुधार का महत्व क्या है? तो यहां आप देखेंगे कि सच्ची शिक्षा हमें अपने विचारों, व्यवहार और कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जब हम वास्तविक में शिक्षित हो जाते हैं, तब हमें SWOT एनालिसिस करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तब हम और भी ज्यादा आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और नैतिक हमें बनाता। समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, यह भी हमें एहसास होता है। सच्ची जो शिक्षा है, यह हमें केवल अपने विकास तक सीमित नहीं रखती है कि आप बहुत पढ़ लिख लिए तो बहुत अच्छा सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, व्यापार करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है।
यह हमें यह भी सिखाती है कि समाज और अन्य लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे हम अपने कार्यों से दूसरों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। आप दूसरे को बेनिफिट कैसे करा सकते हैं यह भी आपको सिखाता है। कैसे वैल्यू जनरेट कर सकते हैं और कैसे उस जनरेटेड वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस शिक्षा का उद्देश्य, मकसद जो है, सिर्फ तथ्यों को रटवाना नहीं है, हम रट लिए एग्जाम में लिख दिए और टॉपर हो गए, यही मात्र नहीं है, बल्कि जीवन में यह नैतिकता, करुणा, सहनशीलता और सहानुभूति को विकसित करना भी है। महात्मा गांधी का जीवन से हम संदेश ले सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा को आत्म सुधार और समाज सेवा का माध्यम माना। उन्होंने स्वयं को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए शिक्षित किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी शिक्षा का उपयोग किया। इसका परिणाम क्या हुआ? तो उनका आत्म सुधार और दूसरे के प्रति सहानुभूति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लाखों नहीं मित्रों, आज कह सकते हैं अरबों, शायद विश्व के कोई ऐसा नागरिक हो जो कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम से परिचित ना हो, उनके सत्य और अहिंसा का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उससे अवगत ना हो, सहमत ना हो। आप एक डॉक्टर या शिक्षक का उदाहरण भी ले सकते हैं। तो एक डॉक्टर को सच्ची शिक्षा न केवल उसे स्पेशलिस्ट बनाता है, चिकित्सा विज्ञान में विशेषज्ञ बनाता है, सुपर स्पेशलिस्ट बनाता है, बल्कि उस डॉक्टर को यह भी सिखाया जाता है कि मरीजों के साथ किस प्रकार करुणा और संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा बातचीत किया जाए, ताकि एक डॉक्टर के पास पहुंचते ही यह पॉजिटिव ऑरा हो कि मरीज का आधा रोग, दर्द दूर हो जाए। इसी प्रकार एक शिक्षक की सच्ची शिक्षा न उसे केवल ज्ञान देने, बल्कि छात्रों को नैतिकता का भाव, सहनशीलता का भाव और आत्मविश्वास से भरने का पाठ भी पढ़ाती है। यह आत्म सुधार होता है किसमें? डॉक्टर या शिक्षक अपने व्यवहार और सोच को बेहतर बनाते हैं, जो कि अपने पेशे के माध्यम से समाज की भलाई करते हैं। अगर आप एक साधारण उदाहरण लेमन लैंग्वेज में लें, तो एक छात्र को सिखाया जाता है कि वह केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य न माने। उसे यह भी सिखाया जाता है कि कैसे स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखे, अनुशासन का पाठ दिया जाता है, ईमानदारी सिखाया जाता है और इन सारे तथ्यों को अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनाए। वह अपने ज्ञान और व्यवहारों से दूसरे को प्रेरित करे, अपने परिवार, मित्रों और समाज, राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनता है। यहां छठा ज्ञान पथ का देख सकते हैं। यहां शिक्षा की महिमा, इसके वास्तविक परिभाषित करने का एक छोटे से कोटेशन के द्वारा किया गया है और यह बताया गया है कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करे और हमें दूसरों के भलाई के लिए प्रेरित करे। यह केवल एक कैरियर बनाने या धन अर्जित करने का माध्यम नहीं है, जो कि हम आजकल समझते हैं कि यह शिक्षा एक पैकेज, हमारा कितना बड़ा पैकेज मिला, इससे पैमाना तय होता है, जबकि यह नहीं है। यह जीवन में एक गहरी समझ और सेवा का मार्ग प्रशस्त करने का साधन है। हमारी आत्म सुधार और दूसरों के प्रति दायित्व ही सच्ची शिक्षा का असली उद्देश्य है। तो यह छठा था ज्ञान पथ, जहां की आप शिक्षा की महिमा को देखें। अब मैं आपको सातवां पर ले जाता हूं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर यूनिकली मेड बाय द ऑलमाइटी इन द वर्ल्ड। अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता और महत्व है। हम सब एक खास किस्म के प्रतिभा से नवाजे गए। जरूरत है उस टैलेंट की मैपिंग की। हमारी शिक्षा,
हमारे गुरु उस टैलेंट को, हमारे छिपे हुए जो पोटेंशियल हैं, जो संभावनाएं हैं, उन्हें निकालने का हमारे गुरु मदद करते हैं। तो यहां अपने मूल्य की महिमा को बताया गया है और हमें यह समझना चाहिए कि हमारा एक अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस है वो खास है, विशेष है, एक विशेष मकसद के लिए है और हमें अपनी क्षमताओं और गुणों के साथ इस संसार में योगदान देने के लिए बनाए गए हैं। आपको अपने मूल व्यक्तित्व जो है, मेन पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व की पहचान करना है कि आप बेसिकली किस लिए आए हैं। आप यह जानिए कि आप एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। आपके जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य को ढूंढना, और जब आपने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लिए तभी आप इस भारत का विकसित और आनंदमय की जो परिकल्पना है, इसकी दिशा में आप काम कर सकते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाता है, जो कि हमारे जीवन की सच्ची पूर्ति है। स्वयं को पहचानना क्या है? तो यह जानिए कि हर इंसान के अंदर एक विशेष गुण होते हैं, स्पेसिफिक गुण होते हैं, उनके अंदर क्षमताएं होते हैं, संभावनाएं होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। यह समझना कि हमारा भी इस दुनिया में महत्व है, हमारे आत्मविश्वास को बनाता है, बढ़ाता है। हम दूसरे से तुलना करते हैं, यह नहीं करना चाहिए। हम जब दूसरे से तुलना करते हैं तो इसके बजाय हमें अपनी विशिष्टता, हमारे अंदर जो खासियत है, जो स्पेशल गुण है, स्पेशल फीचर है, इसे पहचानने में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन और उद्देश्य अलग होता है। इस संसार में हम योगदान देने आए हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू ट्रांसफर करने आए हैं। जब हम अपने स्वयं के मूल्य को समझते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए, ब्रह्मांड के लिए भी कुछ सार्थक कर पाते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन का यहां मैं उदाहरण प्रस्तुत करूं तो एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया और आज यह बल्ब अगर दिख रहा तो इनके बदौलत ही। तो इन्होंने यह विश्वास किया कि उनकी मेहनत और विचार दुनिया को बदल सकते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उनके आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। यदि उन्होंने अपने असफल प्रयासों के बाद खुद को महत्वहीन समझा होता तो यह संभव नहीं हो पाता। दूसरा उदाहरण मैं हेलन केलर का दूंगा। इन्होंने दृष्टिहीन और मूक होने के, डम एंड डिफ, ब्लाइंड होने के बावजूद भी शिक्षा प्राप्त की और लोगों के लिए प्रेरणा बनी। अपनी मूल्य को समझा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कठिनाइयां उन्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उन्होंने संसार में योगदान दिया, यह कर दिखाया कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और दृढ़ता से जीत हासिल की जा सकती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी यह कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और सोचते हैं कि आपकी भूमिका बहुत ही छोटी है, आप क्या कर सकते हैं इस ब्रह्मांड में। तो यदि आप समझते हैं कि आपकी शिक्षाएं भविष्य के नागरिक बना रही हैं, आप जिसे शिक्षित कर रहे हैं 50, 100, 30, 50 बच्चों को, विद्यार्थी को जो पढ़ा रहे, वो भविष्य के नागरिक बन रहे हैं, यानी कि आप भविष्य के निर्माता हैं। इस रूप में आप देखें, आप अपनी भूमिकाओं को गर्व से निभाएं। आपके पढ़ाए गए बच्चे आगे चलकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ऐसी समझें। यहां हमें सीख लेना है इस कोटेशन से कि अलौकिक रचना है हम सब, इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, जो भी आप नाम से संज्ञा देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया है, जिसे अलौकिक रचना कहते हैं, यूनिक। हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विचार करना, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, क्या पोटेंशियल है, इस पर विश्वास करना चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अपने मूल्यों को समझने से हमारे भीतर आत्मसम्मान, साहस और जीवन के प्रति
सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। दूसरे को प्रेरित करने के लिए जब हम अपने महत्व को समझते हैं तो हम दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में अपनी भूमिका को पहचानें। तो यहां हमने ज्ञान पथ के 7वें बोर्ड पर यह देखने का प्रयास किया कि हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, जन्म लिया है। जब हम अपने मूल्य को समझते हैं और अपनी इन अनोखी विशेषताओं पर विश्वास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि इस दुनिया को भी बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। आप अनमोल हैं और आपकी पहचान और प्रयासों से यह संसार रोशन होता है। यही प्रमुख उद्देश्य था 7वां बोर्ड का। 8वां की ओर अगर मैं चलूं तो यहां आप देखेंगे ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। नॉलेज इज बेटर देन वेल्थ, बी यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ बट नॉलेज प्रोटेक्ट्स यू। अर्थ यह है कि ज्ञान एक अमूल्य संपत्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारी मदद करती है, जबकि धन को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए हमें सतर्क रखना पड़ता है। आपको अधिक धन हो गया है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहां जमा करना पड़ेगा, आपको लॉकर रखना पड़ेगा। पर ज्ञान वह साधन है जो हमें जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने और अपने आप को और भी ज्यादा सशक्त बनाने में सहायता करता है। हम सब जानते हैं कि धन का एक सीमित उपयोग है। जो ये जमीन जायदाद है, आप जानते ही होंगे, ये जायदाद ऐसे ही रह जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। अभी से पहले अगर 500 साल पहले की बात करें तो अलग अलग शासक होते थे, मुगल शासक होते थे, अंग्रेज शासक होते थे, पूरा भारत की भूमि उनके नाम पर होती थी। फिर आप देखें कि किसी और लोग पर हुए, आज देखें कि किसी और लोग पर है। तो क्या आज यह जमीन जायदाद जिनके नाम पर है, सोना चांदी जवाहरात जो इनके नाम पर है, क्या यही रहेगा? क्या आपको लगता है जो इतिहास है इसी रूप में नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा क्या? क्या आपको लगता है कि अगर आपके नाम पर आज ये जमीन जायदाद है तो यही सदा रहने वाला है? आप अस्थाई हैं, पर यह जायदाद अस्थाई है। जैसे अंग्रेजों का नहीं हो सका उसी तरह से यह आपका भी नहीं रहेगा, किसी और के पास जाने वाला है। तो धन एक भौतिक संपत्ति है जो खर्च हो सकती है, चोरी हो सकती है या समय के साथ समाप्त भी हो सकती है। इसे संभालने और सुरक्षित रखने के लिए आप लाख प्रयास कर लें, निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है। आपके पास जमीन जायदाद होता है तो आप यह सुरक्षित करते हैं कि यह इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा हमारे संतान को जाए, विल के द्वारा आप उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तमाम किस्म के आपको प्रयास करना पड़ता है इस धन के, चूंकि यह धन का सीमित उपयोग है। लेकिन ज्ञान इसका एक अस्थायित्व है। ज्ञान न केवल अस्थायी होता है बल्कि यह हमारा मार्गदर्शन करता है और हर परिस्थितियों में हमारी रक्षा करने में सक्षम होता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और किसी भी प्रकार की चुनौती जो चैलेंजेस होते हैं इसका सामना करना, फेस करने के लिए हमें तैयार करता है। हमें क्या करना है? तो ज्ञान का विस्तार करना है। ज्ञान को जितना अधिक उपयोग किया जाए यह उतना ही बढ़ता है। धन के विपरीत इसे दूसरों के साथ साझा करने पर यह कम नहीं होता बल्कि और समृद्ध होता है। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि प्राचीन समय में एक राजा थे और एक विद्वान, दोनों एक साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में क्या हुआ यात्रा के दौरान कि राजा का खजाना जो लेके चले थे वो लुट गया, जबकि विद्वान का ज्ञान उससे छीन नहीं सका। धन की रक्षा करनी पड़ी, राजा का धन चला गया और वो असहाय हो गए, जबकि ज्ञान जो विद्वान के पास था वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से समस्याओं का समाधान किया और आगे बढ़ गया। आप आज के महापुरुष भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण ले सकते हैं।
कि धन की तुलना में ज्ञान का क्या महत्व है, उनके व्यक्तित्व से आपको स्पष्ट हो जाएगा और मुझे ज्यादा व्याख्या देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके जीवन ज्ञान के महत्व का सबसे बड़ा सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके पास सीमित आर्थिक संसाधन थे। आप जान ही रहे हैं कि कितने ज्यादा भाई बहन थे, क्या उनके बहन के जेवर लगाने पड़े थे उनके शिक्षा के लिए। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और विज्ञान की समझ से न केवल अपना जीवन बदला, राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचे, बल्कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया। उनका ज्ञान और कौशल उन्हें हर परिस्थितियों में मार्गदर्शन देता रहा। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में लेते हैं, वर्तमान समय का उदाहरण लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, संपदा है, लेकिन आप व्यापार के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, बिजनेस के बारे में ज्ञान ही नहीं रखते हैं, तो बिना ज्ञान के आप क्या करेंगे? गलत निर्णय ले लेंगे और आपका धन समाप्त होते चला जाएगा, कोई और आपको चीट करके चला जाएगा। तो ज्ञान से आपको सुरक्षा मिलेगा। अगर आपके पास उस व्यापार का ज्ञान है तो आप बिना धन के भी एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कैसे ज्ञान रक्षा करता है, चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। यह हमारी समस्याओं का समाधान करता है। ज्ञान हमें जीवन में आने वाली तमाम किस्म की कठिनाइयां तो आते ही रहेगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आते ही रहेंगी, तो समाधान जो खोजने में यह मददगार होता है। यह हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी लाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा समाज में सम्मान पाता है, जबकि धनवान व्यक्ति बिना ज्ञान के लंबे समय तक वह धनवान रह ही नहीं सकता। कोई न कोई धोखेबाज आएगा और उसे गरीब बना देगा। यह आत्मनिर्भर भी हमें होना सिखाता है। ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है, इंपावर करता है, जबकि धन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहां हमने यही देखा ज्ञान पथ के 8वां बोर्ड में कि धन को संभालने के लिए प्रयास करना पड़ता, अथक प्रयास करना पड़ता, धन को अर्जित करने के लिए, धन को संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए। लेकिन ज्ञान इसके उलट वो हमारी रक्षा करती है और हमें दूसरे को मदद करने के लिए सुयोग्यता देता है, सक्षम बनाता है। धन नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। इसलिए धन से अधिक ज्ञान अर्जित करना और उसे अपने जीवन में उपयोग करना सच्ची सफलता का आधार माना गया है। यही है प्रमुख उद्देश्य 8वें बोर्ड में। मैं 9वें बोर्ड की ओर आपको ले चलता हूं, जहां है आत्मा के मोक्ष एवं संसार के हित के लिए अपनी आय का कम से कम 10% समाज के लिए खर्च करना चाहिए। For the salvation, welfare of the world, one should the soul and the one should spend minimum 10% of his income for the society। यहां यह बताने का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन जो है, हमारा जीवन हमारे लिए स्वयं के लिए ही नहीं है। स्वयं के लिए तो पशु भी हैं, कई प्राणी हैं, जीव जंतु कितने वो अपने स्वयं के लिए करते हैं। हार्डली जब तक किसी पशु को, पक्षी को एक प्रशिक्षण खास न दिया जाए, तब तक उनका जीवन खुद के परिवार के लिए होता, दूसरे के लिए होता नहीं। तो मानव ही हमारी एक सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मानी जाती है, अद्भुत मानी जाती है, जिसे कर्म करने का अधिकार है। और वह खास अधिकार यही है कि हम दूसरों के लिए कितने कर सकते हैं। अपनों के लिए तो सब जीव जंतु करते ही हैं, अपना जीवन करते हैं, सारी प्रक्रिया वो करते हैं जो कि एक मनुष्य करते हैं। तो इस मनुष्य योनि में जन्म लेने का एक जो स्पेशल इंटाइटलमेंट है, प्रिविलेज मिला है, यह क्या है? इसका यही है कि यह जीवन हमारे स्वयं के लिए नहीं है। हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का एक अच्छा खासा हिस्सा, जो कि यहां कोटेशन में बताया गया 10%, समाज की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। यह न केवल दूसरे की मदद करता है,
बल्कि हमारे अंदर, स्वयं के अंदर भी सेवा, करुणा और परोपकार जैसे अद्भुत गुणों को विकसित करता है। हम टैक्स देते हैं 30%, 33% तक। भारत में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई 5 करोड़ कमाता है तो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा उसका टैक्स चला जाता है। जहां ये अमेरिका में, जिसे हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, अगर कोई 5 करोड़ कमाता है तो 2.5 करोड़ टैक्स में चला जाता है। और यही 2.5 करोड़ टैक्स अमेरिका को आज विकसित बनाए हुए हैं। तो हम टैक्स देते हैं या स्वयं खुद दें, इस तरह से आप अपना कमाया हुआ हिस्सा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खर्च करें। इससे ना कि दूसरे को मदद होता है, बल्कि यह आपके आत्मा के, जो कि हम मोक्ष, यह दर्शन है कि आत्मा के मोक्ष के अर्थ को भी हम समझ पाते हैं। यह सेवा और परोपकार हमारे आत्मा को शुद्ध कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। दूसरों के लिए जो निस्वार्थ भाव है, इससे कुछ करने से हमारे भीतर आत्मसंतोष और शांति का भाव उत्पन्न होता है। यह हमें आत्मा की उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। संसार के हित का उद्देश्य क्या है? तो समाज में गरीब हैं, जरूरतमंद हैं और कई वंचित लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। उन्हें हम अपने ऊपर आश्रित बना सकते हैं और उनकी मदद कर हम स्वयं मानवता की खोज कर सकते हैं, जो हमारे लिए सामाजिक दायित्व का हिस्सा होगा। यहां यह कहा जा रहा है कि आय का 10%, अपने आय का एक छोटा सा हिस्सा 10%, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा कीजिए, या कम ही कर सकते हैं तो कुछ तो करें, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए हमें करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी संपत्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं हो रहा, बल्कि दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हो रहा है। अन्नदान या शिक्षादान के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप हर महीने अपने आय का 10% जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करते हैं, तो यह न केवल उनके भविष्य को संवारता है, बल्कि समाज को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे अगर एक परिवार किसी गरीब बच्चे की स्कूल फी भरते हैं, तो वह बच्चा आगे चलकर समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। दान करने वाले व्यक्तित्व अपने आप में विकसित करें। जैसे भारतीय उद्योगपति आप अजीम प्रेमजी या रतन टाटा, जो अब नहीं रहे, इनकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाता है। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप जो फिलॉसफी है, गांधी जी ने कहा कि धन का सही उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक परंपराएं भी इस प्रकार होनी चाहिए, जो कि तिथि दान परंपरा जिसे कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही आय का एक हिस्सा दान में देने की परंपरा है, जिसे तिथि कहा जाता है। जैसे सिख समुदाय में लंगर के लिए अपनी आय और समय दान करना एक सामान्य प्रथा माना जाता है, उसी तरह से हिंदू में हमारे यहां भंडारा की तरह दिया जाता है, जहां लोग भोजन के लिए आते हैं, स्वादिष्ट भोजन के लिए आते हैं, जो कि दान के स्वरूप में दिया हुआ ही होता है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लें, तो मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, अपनी आय का 10% समाज सेवा, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर करें, गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा दें, या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में खर्च कर सकते हैं। इससे समाज का भला होगा और आपको आत्मिक संतोष भी मिलेगा। आप जीवन में जिस किसी भी क्षेत्र में हो, जिस किसी सेक्टर में हो, आप वहां उसे लागू कर सकते हैं कि कुछ सुविधाएं मुफ्त भी दें, लोगों को निस्वार्थ भाव से भी सेवा करें, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत लाभ दोनों मिलेगा। और इससे हमारे समाज में एक सामाजिक संतुलन आएगा। जब संपन्न लोग अपनी आय का हिस्सा समाज के लिए खर्च करते हैं, तो गरीब और जो वंचित हैं, इनको भी सहायता मिलती है, जिससे समाज में एक संतुलन आता है। आपको आत्मिक संतोष का भी भाव महसूस होगा। परोपकार से हमें अंदरूनी शांति और सुख मिलता है। यह उसे अपने जीवन को
सार्थक महसूस करने में मदद करता है। दूसरे के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। यदि हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमारे कार्यों से दूसरे को प्रेरणा मिलेगी और सेवा की यह भावना आगे बढ़ेगी। यहां 9वां और ज्ञान पथ के अंतिम कार्ड में हमने यही देखा कि हमें अपनी आय का 10% समाज के लिए खर्च करना चाहिए, अगर संभव हो तो अधिक भी। यह न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करने वाला है। यह न केवल समाज को मजबूत करता है, सशक्त बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। यह परोपकार ही असली धन है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इस प्रकार हम आज के वीडियो में मात्र 9 ज्ञान पथ के बोर्ड को व्याख्या उदाहरण के सहित बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करें, पूछें, बताएं। और यहां मैं अब इस कार्यक्रम के अंतिम हिस्सा में आ गया हूं, जहां की आपको मैं बताऊं कि यहां तमाम किस्म के हमारे मिथिलेश कुमार राय के द्वारा तमाम किस्म के कार्यक्रम हुए, और जो कि मुख्यतः टारगेटेड था विकसित और आनंदमय भारत का संकल्प लेना, इसके लिए एक बढ़ते कदम का, जिसके लिए हमने इस बोर्ड को महिमा हमने बताया ही कि ज्ञान पथ के 9 जो बोर्ड हैं इनके कैसे व्याकरण, पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, हमने आत्मसंकल्प भी लिया और इसके साथ ही यहां सर्टिफिकेट भी सबको दिए गए। और अब हम आते हैं इस वीडियो के अंतिम हिस्सा में, जहां की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। यहां ज्ञान, पर्यावरण और आध्यात्मिकता के इस पथ पर चलकर भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने का है। भारत का भविष्य हम सबके हाथों में। इस ज्ञान, पर्यावरण और आध्यात्मिकता के इस ज्ञान पथ पर चलकर हम भारत को और भी ज्यादा गौरवशाली बना सकते हैं। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, यही हमें उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आज का, जो कि आप सबों को यह बताता है, जो कि मैं 2 लाइन में अगर बताना चाहूं तो इन तमाम प्रेरणादायक उदाहरणों की जरूरत क्या है। तो व्यक्तिगत स्तर पर यह हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। सामाजिक स्तर पर आपसी सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करता है। और एक अच्छा विचार लाखों जीवन बदल सकता। कहा जाता है कि सोच बदलिए, जीवन बदलेगा, जीवन बदलिए, दुनिया बदलेगी। प्रेरणादायक उदाहरण ये मात्र शब्द नहीं है, यह जीवन और समाज के निर्माण का एक सशक्त उपकरण भी है। यह विचार वर्तमान के प्रयासों और उनके दीर्घकालिक परिणामों के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। विचार का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो आज का पौधा भविष्य का वृक्ष कहलाता है। यह कथन जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करता है। हमारे छोटे प्रयास आज किए जाते हैं, लेकिन उनके परिणाम बड़े और दूरगामी होते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा पौधा समय, ध्यान और पोषण पाकर विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार हमारे वर्तमान के छोटे छोटे कार्य भविष्य में विशाल परिणाम, महान परिणाम ला सकते हैं। यह विचार कार्य कारण के सिद्धांत, काउज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पर आधारित है, जहां प्रत्येक छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा परिवर्तन लाता है। हम आज और भविष्य का संबंध की बात करें तो आज के जो छोटे प्रयास हैं वर्तमान में किए गए कार्य की भविष्य की निर्माण की नींव रखते हैं। अगर एक कोई स्टूडेंट है जो रोज 2 घंटा पढ़ाई करता है, तो वह इस छोटे छोटे घंटे के लिए सफलता में बड़ा योगदान देगा। किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता है, भविष्य में उसकी अच्छी फसल का कारण बनता है।
भविष्य में बड़े परिवर्तन, समय के साथ ये छोटे प्रयास बड़े परिणामों में परिणत होता है। हम सब देख सकते हैं कि एक छोटा बीज जो आज लगाया गया है, समय के साथ बढ़कर छाया, फल और पर्यावरण को संरक्षित करने वाला वृक्ष बन जाता है। हमारी व्यवसाय में, पेशा में छोटी छोटी बचत या निवेश भविष्य में संपत्ति का निर्माण करती है। वर्तमान का महत्व क्या है? तो वर्तमान में प्रयास करना क्यों आवश्यक है? वर्तमान ही एकमात्र वह समय है जो हमारे नियंत्रण में है। भविष्य की नींव वर्तमान में रखी जाती है। जो भी आप आज करते हैं वही कल के परिणाम तय करेगा। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए कि किसी नए कौशल को सीखने के लिए आज का अभ्यास भविष्य में आपको विशेषज्ञ बना देता है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, यह सब श्रीमद् भागवत का प्रमुख श्लोक हम सब जानते हैं का सिद्धांत वर्तमान पर केंद्रित करने को सुझाव देता है। छोटे प्रयास क्यों महत्वपूर्ण है? छोटे प्रयास हमारे नियमितता और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। वे हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए रास्ता साफ तय करते हैं। हमारे बेबी स्टेप भी बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसे रोज अगर आप 1% की अपनी आदत में, हैबिट में सुधार लाते हैं तो एक साल में 365 दिन में आप देखेंगे कि यह 37 गुना बेहतर परिणाम देता है, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो भविष्य में बड़े परिवर्तन कैसे होते हैं? तो इसमें समय और धैर्य का योगदान होता है, और यही यहां ज्ञान पथ का निर्माण करके आज किया जा रहा है। समय और धैर्य का योगदान, किसी भी बड़े बदलाव के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। पौधों को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन परिणाम अस्थायी और उपयोगी होता है। इस परिणाम का प्रभाव क्या होता है? तो छोटे प्रयासों का संचय, जो एक्युमुलेशन कहलाता है, भविष्य में बड़े स्तर तक दिखता है। और उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि गांधी जी का अहिंसा का छोटा कदम भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। ये सौर पैनल, सोलर पैनल आजकल सबके छत पर होता है, आप देखे होंगे। तो इनकी छोटी छोटी जो यूनिट होती है मिलकर ऊर्जा का बड़ा स्रोत बनता है। और विचार का अगर व्यवहारिक उदाहरण आप देखें तो शिक्षा में आपको मिलेगा कि एक छात्र हर दिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करता है और उसे परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिला सकता है। अगर वह आज छोटी छोटी गलतियों को सुधारता है तो वह भविष्य में विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट बन जाता है। इसी प्रकार जो मेरा फेवरेट विषय है स्वास्थ्य, हर दिन अगर मात्र 30 मिनट आप व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, अपने शरीर पर खर्च करते हैं तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सही खान पान और व्यायाम के छोटे प्रयास भविष्य में आपको बेहतर स्वास्थ्य का कारण बनते हैं। और यही समाज में पर्यावरण के लिए हर दिन एक पौधा लगाना, हर सप्ताह एक लगाना, हर महीना एक लगाना, हर वर्ष एक लगाना, या प्लास्टिक का कम उपयोग करना भविष्य में बड़े पर्यावरणीय सुधार की ओर ले जा सकता है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रोज छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाएं, जैसे सम्मान और बातचीत करना, एक मजबूत और अस्थायी संबंध का कारण बन सकता है। इन तमाम प्रेरणादायक उदाहरण जो 9 हमने खासकर आज बताया ज्ञान पथ में, यह हमें बड़े सपने देखने के लिए पहले छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, इसके लिए प्रेरित करता है। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होती है। यह ज्ञान पथ एक बहुत ही छोटी सी कदम है जिससे प्रेरित होकर हम सबको अपने इलाका में करना है, क्योंकि बिना पहला कदम उठाए आप अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। जो पौधा आज लगाया गया है वह कल फल देगा, यह प्रकृति का नियम है। वर्तमान के कार्यों का फल भविष्य में अवश्य मिलता है, और धैर्य के साथ किए गए छोटे प्रयास सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। समय और निरंतरता हमारे छोटे प्रयासों को विशाल प्रयासों में परिणत कर देता है। यह विचार, यह तमाम आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और अंत में यही मैं कहना चाहूंगा कि यह हमें सिखाता है कि वर्तमान के छोटे छोटे प्रयास, जैसे आज मिथिलेश कुमार राय सर ने जो छोटे प्रयास किया, यहां के लोकल विधायक ने भी, मुन्नी राजू सर ने भी अपना समय दिया, वहां के स्थानीय निवासी ने, हमारे भू गौरव के गोलवल के एसपी भारद्वाज ने जो अपना समय दिया बहुमूल्य, इनके छोटे छोटे प्रयास को अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और ये छोटे कार्य यदि निरंतर और धैर्यपूर्वक किसी प्रकार किए जाएं तो ये भविष्य में बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। और हमें जीवन का संदेश देता है कि हमारा हर छोटा प्रयास यह एक बीज है, इसे नियमितता और मेहनत से जल सींचना है और यह भविष्य में एक मजबूत विशाल वृक्ष का रूप लेगा। इस विचार को अपने जीवन में उतारें और आज ही अपने छोटे प्रयास प्रारंभ करें। इस तरह से आपने आज का वीडियो देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और फिर मिलता हूं।